आज इस क्लास में हम आपको कराने जा रहे हैं हिंदी के 30 प्रश्नों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट। यदि आप भी सीटेट 2026 का एग्जाम देने जा रहे हैं, जिसकी परीक्षा आपकी 7 और 8 फरवरी को प्रस्तावित है, तो इस टेस्ट को आप जरूर दीजिए और देखिए कि हिंदी के 30 प्रश्नों में अभी तक आप लोगों ने कितनी अच्छी तैयारी की है। तो चलिए विदाउट डिले जो है टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितने प्रश्न सही करते हैं। ये रहा आपके पास पहला प्रश्न। हमारे साथ प्रश्न को पढ़िए, ऑप्शन को पढ़िए और हमसे पहले आपको आंसर सोच लेना है कौन सा आंसर सही होगा। देखता हूं कितने प्रश्न सही करते हैं आप लोग हैं। पहला प्रश्न आपके पास है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? पहला है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। पहले आप लोग बताएंगे कि इसका क्या आंसर होगा, मन में सोच लीजिए। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी कि जो उपचारात्मक शिक्षण की जो सफलता होती है, ये समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर जो है कि निर्भर करती है। पहला प्रश्न टेस्ट का पहला अगर आपका सही हुआ तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, निराश नहीं होना है। ये लीजिए आपके पास ये अगला प्रश्न टेस्ट का, और देखता हूं ये प्रश्न सही कर पाते हैं कि नहीं। चलिए प्रश्न को पढ़िए आप लोग। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि भाषा शिक्षण में जो पाठ्य पुस्तक, यानी भाषा मतलब लैंग्वेज में, शिक्षण मतलब पढ़ाने में जो किताबें होती है, जो पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होती है, साध्य होती है, साधन है या अनावश्यक है। आप लोगों को सही आंसर आप बताना है। क्या राइट आंसर आपका हो जाएगा? ठीक है, बढ़िया है। चलिए जल्दी से आंसर बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बढ़िया है। इसका सही आंसर अगर आप सोच रहे हैं मन में कि साधन है, तो बिल्कुल आपका सही है, बिल्कुल सही है। एकमात्र नेगेटिव वर्ड नहीं होगा, साध्य नहीं होगा, अनावश्यक तो नेगेटिव नहीं होगा। तो भाषा शिक्षण में, भाषा सीखने में जो किताबें होती है, पाठ्य पुस्तक होती है, ये एक साधन का काम करती हैं। सही है। ये लीजिए टेस्ट का अगला प्रश्न। बताएं आप लोग क्या आंसर होगा। चलिए प्रश्न हमारे साथ पढ़िए। प्रश्न यहाँ पे है, पूछा गया कि हिंदी की क्लास में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि, यानी कि हिंदी की क्लास में जो हिंदीतर भाषी बच्चे होते हैं, उनको हिंदी जो है सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, हिंदी बहुत कठिन भाषा है, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। बताइए किसके कारण जो है बच्चों को दिक्कत होती है, कठिनाइयां होती हैं। सोच लिए कौन सा आंसर होगा। हाँ सर सोच लिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। प्रायः हिंदी में और उनकी जो मातृभाषा होती है, इनकी संरचना में क्या होता है, अंतर होता है, इसीलिए उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, बढ़िया है। लीजिए चौथा प्रश्न। चलिए बताइए, 3 प्रश्न हो चुके, ये चौथा प्रश्न टेस्ट का, देखता हूं सही करते हैं कि नहीं। यहाँ पे ये आपके पास प्रश्न है कि कहानी सुनाने से, पहला ऑप्शन है बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे क्लास में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। आपको बताना है कहानी सुनाने से क्या होता है। जब बच्चों को आप कहानी सुनाते हैं, एक शिक्षक है तो मन में सोच ले कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम आपको बता दें, बच्चे प्रसन्न होते हैं, ठीक है, वो होती ही बात। यहाँ पे क्लास में बच्चे एकाग्रचित होकर शांत बैठे नहीं होगा, बच्चे अनुशासित होते नहीं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है बच्चों की कल्पना शक्ति और इससे चिंतन शक्ति का विकास होता है। हमेशा आपको एक लॉजिकल आंसर सोचना है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन अगर आप सोच रहे थे तो आपका सही है। ये लीजिए टेस्ट का अगला प्रश्न और देखता हूं इसका आंसर क्या करते हैं, बताते हैं। मैं आपको बता दूं, करीब 20 से 25 मिनट में 30 प्रश्नों का आपको टेस्ट करा रहा हूं। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर आप लोग। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। जैसे बच्चों में लिखने की कौशल का मूल्यांकन करने के लिए जो है कौन सी विधि इसमें से बेहतर होगी। अगर आप एक शिक्षक हैं तो क्या करेंगे, अपने अनुभवों को लिखेंगे बच्चे तब होगा, या श्रुत लेख होगा, या पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, या सुंदर लेख का अभ्यास करेंगे। आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका सोच लेना है। अगर इसका राइट आंसर आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही है। जब बच्चे अपने अनुभवों को लिखते हैं, जो उनके पास एक्सपीरियंस है, अनुभवों को लिखते हैं, यह लेखन कौशल का सबसे बेहतर तरीका, सबसे बेस्ट तरीका होता है। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लीजिए ये रहा टेस्ट का अगला प्रश्न। बिल्कुल देरी नहीं करेंगे और देखता हूं कितने प्रश्न सही करते हैं। क्लास में पूरा टेस्ट दे करके जाइएगा। और सीटेट 2026 के लिए कितनी अच्छी तैयारी की है आप लोगों ने। यहाँ पे देखिए, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, यानी जो बोलना कौशल होता है, 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसमें से बोलना कौशल में क्या महत्वपूर्ण होता है, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, मधुर वाणी। आप लोग बताएंगे क्या आंसर होगा। मन में सोच लिए, हाँ सर सोच लिए। ऑप्शन नंबर अगर आप ए सोच रहे हैं तो बिल्कुल आपका सही है। प्रश्न है, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात बच्चे कह सकते हैं, इसी को कहते हैं बोलना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका होता है। ठीक है, हाँ सर नेक्स्ट लाइए टेस्ट का प्रश्न। ये लीजिए आपके पास टेस्ट का अगला प्रश्न।
बताएंगे इसका क्या आंसर हो जाएगा? चलिए राइट आंसर बताइए आप लोग। यहाँ पे एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है, अगर आप एक लैंग्वेज के टीचर हैं, एक भाषा के टीचर हैं, हिंदी के टीचर हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए क्या है? पहला ऑप्शन, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त करना, भाषा संसाधनों का अभाव है, बहुभाषिक क्लास में शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। बताइए आप क्या करेंगे? अगर एक आप भाषा शिक्षक हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए क्या है? सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको बताना है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है कि बहुभाषिक क्लास में, जहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बच्चे अलग-अलग जगहों से सीख आते हैं, जैसे कोई पंजाब का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का बच्चा है, तो बहुत सारी भाषाएं क्लास में बच्चे लेकर के आते हैं। इस शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना, ये आपके लिए चुनौती बनेगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये लीजिए टेस्ट का अगला प्रश्न, देखता हूँ ये सही कर पाते हैं कि नहीं आप लोग। ये 38 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही फास्ट टेस्ट करा रहा हूं, ठीक है। चलिए 38 नंबर का प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? प्रतिकूल मतलब विपरीत है, यानी कि एक समावेशी कक्षा में जब बच्चों को आप भाषा शिक्षण मतलब सिखा रहे हैं, तो इसमें से कौन सा विपरीत है, कौन सा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, पहला ऑप्शन है बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं। बी, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जा सकती है। सी, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। डी, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। बताइए कौन सा इसमें से प्रतिकूल है? अनुकूल नहीं कहा है, प्रतिकूल मतलब विपरीत है, भाषा सीखने में समावेशी शिक्षा की यहाँ पे बात किया है। आ रहा है प्रश्न? हाँ सर, ऑप्शन नंबर डी अगर सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही है। व्याकरण के नियम सिखाने से, ये देखिए व्याकरण का नियम निगेटिव होता है, सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, डी वाला। ये लीजिए टेस्ट का अगला प्रश्न, और देखता हूं इसका आंसर आप क्या बताते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे है कि एक बहुसांस्कृतिक क्लास में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? अगर आप एक बहुसांस्कृतिक क्लास में है, जहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो अगर आप एक भाषा के शिक्षक है, तो आप किस बात को सबसे ज्यादा महत्व देंगे? पहला, पाठ्य पुस्तकों के प्रत्येक पाठ को भली भांति आप समझाना होगा आपको, या बच्चों को व्याकरण सिखाना, या स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग करना, या बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। आपको बताएंगे आप क्या करेंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को भाषा प्रयोग की, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा भाषा का प्रयोग कर पाए, टूटी फूटी भाषा में जो भी है बोल पाए, इसके अधिक से अधिक अवसर देना। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए ये वाला प्रश्न आपके पास है टेस्ट का, चलिए जल्दी से आंसर सोचिए क्या हो जाएगा। पढ़िए इस प्रश्न को, आंसर बताने का प्रयास आप करेंगे। प्रश्न हमारे पास है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? यहाँ पे पूछा गया प्राथमिक स्तर पे कौन सा भाषा शिक्षण मतलब भाषा सीखने के लिए बच्चों का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यहाँ पे से अस्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, यहाँ पे वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, अब ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। इसमें से निगेटिव प्रश्न पूछा है, तो ऑप्शन बी आपका निगेटिव होगा। बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हाँ सर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वर्णमाला को कंठस्थ करना, रटना, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए भाषा सीखने में। बाकी स्पष्टता, आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना बच्चे कह सके, ये जरूरी है। ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, ये भी जरूरी है। और भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ये तो भी जरूरी है। ये नहीं है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। ठीक है, ये प्रश्न है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या इसका आंसर आपको आ रहा है? चलिए बताइए। गृह कार्य के बारे में पूछा गया है। जब बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है, यानी कि गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? जब आप एक शिक्षक हैं, हम एक शिक्षक हैं, बच्चों को गृह कार्य देते हैं, तो उसके बारे में पूछा गया कि कौन सा कथन यहाँ पे उचित है। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, क्या ऐसा है? बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, क्या ये होना चाहिए? गृह कार्य क्लास में दिए गए कार्य का अभ्यास मात्र है, गृह कार्य देना अति आवश्यक है। बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है गृह कार्य के लिए, होमवर्क के लिए बच्चों को? ठीक है, सोच लिए होंगे सही आंसर। हाँ सर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे अभ्यास मात्र दिया था, निगेटिव नहीं होगा। अति आवश्यक निगेटिव नहीं होगा। व्यस्त रखना ये नहीं होगा। यहाँ पे लीजिए आपके पास अगला प्रश्न, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, ये ऐसा प्रश्न है जो हर बार यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है। भाषा के अव्यक्तात्मक कौशल है। अव्यक्तात्मक कौशल को ही कहा जाता है उत्पादक कौशल। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, देख लीजिएगा ध्यान से। भाषा के कौन से ऐसे कौशल हैं, चार कौशलों में से कौन से ऐसे कौशल हैं जो भाषा के अव्यक्तात्मक कौशल है, जिससे भाषा को एक्सप्रेस की जाता है, व्यक्त करके बताया जाता है? तो यहाँ पे सुनना बोलना, बोलना लिखना, पढ़ना लिखना, सुनना पढ़ना। आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा? आ रहा है कि नहीं सर?
इसका सही आंसर अगर आप सोच रहे हैं बी वाला तो बिल्कुल बोलने से और लिखने से। अगर आप बोल रहे हैं या चीजों को लिख रहे हैं मतलब चीजों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं अपनी भावों एवं विचारों को। कैसे? बालक अपने भावों विचारों को बोलने से लिखने से व्यक्त करता है, तो उसी को कहा जाता है उत्पादक या अव्यक्तात्मक कौशल। ये दोनों होते हैं बोलना और लिखना। मतलब ये बेस्ट ऑप्शन आप बी हो जाएगा। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न और देखता हूं इसका आंसर आप क्या बताते हैं। चलिए जल्दी से इसका आंसर पढ़ी बताएंगे आप लोग, सोचिए क्या हो सकता है। प्रश्न हमारे पास है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे असत्य की बात किया गया है। कहाँ पे? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन आपका असत्य है? पहला है बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा परिमार्जन कर लेते हैं, ये बात है। या दूसरा है बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। सी, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होती है। आप लोगों को तीन ही ऑप्शन है, आप लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। इन तीन में से एक दिखाई दे रहा है, कौन सा होगा पता है? हाँ सर, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे देखिए दिया है, विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। ऐसा नहीं है, निगेटिव है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ये लीजिए टेस्ट का अगला प्रश्न। चलिए बताइए इसका सभी लोग आंसर करिए। ये 44 नंबर का प्रश्न है। देखता हूं क्या बताते हैं आप लोग हैं कि भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है उचित है। जो भाषा कौशल होते हैं चार, कौन कौन से? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इसके बारे में कौन सा कथन उचित है? विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना, केवल नेगेटिव नहीं चलेगा बच्चे, केवल नहीं चलेगा यहाँ पे भाई। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। आप लोगों को बता देना है कि भाषिक कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है। राइट आंसर सोच ले कौन सा हो सकता है। बेस्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भाषा के चारों कौशल आपस में परस्पर संबंधित है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम्स में ये प्रश्न रिपीट हुआ पूछा गया। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न है यहाँ पे, देखता हूँ इसका आंसर आप लोग क्या बताते हैं। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पे पूछा क्या गया है भाई? प्रश्न पूछा गया है पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। बच्चों की किताबों में, पाठ्यक्रम में, करिकुलम में, यहाँ पे हिंदी भाषा की किताब में उनके चित्र बने रहते हैं। उसका क्या मतलब है? क्या ये चीजें होती है वहां पे बतानी है। चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। चित्र पाठ्य पुस्तक की शोभा बढ़ाते हैं। पाठ्य पुस्तकों में चित्र देने का प्रचलन है। या चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको सोचना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या प्रश्न का आंसर आ रहा है? हाँ सर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ। इसके बाद देखिए ये 15 प्रश्न तो आपके पेडागोजी के हो गए। बाकी के 15 प्रश्न का गद्यांश और काव्यांश पद्यांश पूछा जाता है। उसका टेस्ट कौन दे करके जाएगा? उसका भी टेस्ट दे करके जाइएगा। ये नहीं कि 15 आपने दे दिया पेडागोजी का तो सर हो गया। अरे भाई पेपर में तो गद्यांश पद्यांश भी आएंगे, तो उसका टेस्ट कौन देगा? आपको देना है। ठीक है, चलिए सभी लोग ये देखिए यहाँ पे देखिए दिया है 46 से लेकर के 51 तक कविता की पंक्तियां पढ़ करके निम्नलिखित प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो मैं आपको बता दूं गद्यांश और काव्यांश करने का सबसे अच्छा तरीका होगा पेपर में। सबसे पहले आप इस कविता हो या गद्यांश हो इसको मत पढ़िएगा। सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इस पे आइएगा। ठीक है, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके प्रश्न को देख लेते हैं। गहरी नींद में सोने का अर्थ है, पहला प्रश्न पूछा गया। कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा। यहाँ कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है। यहाँ पे हम ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं, वहां पे आपको ऑप्शंस भी पढ़ लेना एक बार अच्छे से। कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है, और यहाँ पे अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा में कौन सा अलंकार यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। ये आपके प्रश्न पूछे गए और इस कविता पे। तो चलिए कविता को पढ़ लेते हैं और इसके बाद हम आपसे पूछेंगे प्रश्न को। ठीक है, चलिए एक बार अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए इसको, एक बार अच्छे से पढ़िए। प्रश्न है कि अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, अदल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ, कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। तो ये पोयम है सोहन लाल द्विवेदी जी के द्वारा कंपोज की गई पोयम। सबसे अच्छी पोयम, बेस्ट पोयम है और इस पे आधारित आपकी प्रश्न है।
चलिए, आप पढ़ लिए होंगे, उसका सेंस समझ गए होंगे। चलिए देखता हूँ आंसर बता पाते हैं कि नहीं आप लोग। ठीक है? चलिए आंसर बताइए इसका कि गहरी नींद में सोने का अर्थ है मृत्यु को प्राप्त होना, परिश्रमी होना, बेखबर होना, चिंता युक्त होना। बताइए, गहरी नींद में व्यक्ति सोता है तो उसका अर्थ क्या होता है? जो कवि हैं वो क्या कह रहे हैं गहरी नींद में सोने का अर्थ है? सही आंसर अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही है, बेखबर होना। गहरी नींद में सोने का मतलब बेखबर होना। यहाँ पे आपके पास अगला प्रश्न इस पोयम पे आती हुई यहाँ पे जो प्रश्न है ना कि कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा, पाताल में या अतल गहराई में जहाँ सूर्य अस्त होता है पतन की राह पर। यानी कवि कहाँ पे लोगों को नहीं जाने दे रहे हैं यहाँ पे। सोच लिए सही आंसर? हाँ सर सोच लिए। सही आंसर इसका हो जाएगा पतन की राह पर। अगर ये वाला ऑप्शन आप सोच रहे थे तो बिल्कुल आपका सही है। ठीक है? हाँ, लीजिए पोयम पे आधारित ये अगला प्रश्न जो कविता पे आपसे पूछा गया। चलिए हमारे साथ पढ़िए। प्रश्न है कि कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? जो अत्यधिक प्रेरित हैं, जो बहुत परिश्रमी हैं, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं, जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। आप लोग बताएंगे कवि जो है इस पोयम में, इस कविता में किस तरह की व्यक्तियों को संबोधित कर रहे हैं? सोच ले कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर इसका सही आंसर आप सोच रहे हैं सी वाला तो बिल्कुल सही है। जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं, उनको संबोधित यहाँ पे कर रहे हैं। ये लीजिए आपके पास पोयम पे आधारित अगला प्रश्न है और देखता है इसका आंसर आप क्या सोच रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। प्रश्न है कि कवि लोगों को क्यों जगाना चाहते हैं? जो पोएट है, कवि है, ये लोगों को क्यों जो है कि जगाना चाहता है यहाँ पे, ताकि लोग गीत सुन सकें, ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। सुबह हो गई है, यह कवि का दायित्व है। बताएंगे कौन सा आंसर सही हो जाएगा? हाँ सर सोच लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ताकि मनुष्य में गतिशीलता आ सके और वो प्रगति के पथ पर रास्ते पे आगे बढ़ सके। यहाँ पे ये रहा आपके पास अगला प्रश्न इस पे और देखता हूँ इसका आंसर आप क्या बताते हैं। यहाँ पे इसके बाद एक और प्रश्न रहेगा कि अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार। अलंकार से प्रश्न पूछा गया। मैं आपको बता दूं जो 15 प्रश्न पूछे जाएंगे उन 15 प्रश्नों में से लगभग आपके 4 से 5 प्रश्न व्याकरण के पूछे जाएंगे। ठीक है? तो जो व्याकरण के प्रश्न पूछे जाएंगे आपके यहाँ पे तैयार कर लीजिएगा। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, अलंकार, इस सारी चीजों को देख लीजिएगा। इसका सही आंसर आप सोच रहे हो डी तो बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी। ये प्रश्न आपके पास है, कविता का उपयुक्त शीर्षक क्या है? यहाँ पे हर्ष है, कोलाहल है, आकाश है या जागृति है, आप लोगों को बताना है यहाँ पे। ठीक है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कविता का जो उपयुक्त शीर्षक है वो ये सभी लोगों को जागृत करना चाहते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ये आपका था पद्यांश यानी काव्यांश जिसपे आपके 5 प्रश्न। इसके बाद एक आपको गद्यांश भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और इस गद्यांश में भी मैं देखता हूँ कितने लोग सही करते हैं। ठीक है? यहाँ पे जो है कि इस गद्यांश वाले सेक्शन से देखता हूँ कितने लोग सही प्रश्न करके जाते हैं। यहाँ से इस वाले से इस पे 9 प्रश्न है। यहाँ पे गद्यांश को पढ़कर सबसे क्या है उचित विकल्प को चुनिए। तो सबसे पहले यही तरीका है, हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे, ऑप्शंस को पढ़ेंगे, आप लोग भी यही तरीका अपनाएंगे। इसके बाद इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछ रहा है इस पे। यहाँ पे पूछा गया मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ। यहाँ पे पूछा गया गांधी जी ने बगैर शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई। इसके बाद गांधी जी ने डायरी लिखने का इबादत जैसा क्यों कहा है। और इसके बाद और भी इस पे प्रश्न है, डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि। इसके बाद ये प्रश्न है कि गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे। और यहाँ पे प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है, व्याकरण से प्रश्न पूछा गया। पढ़ा हुआ कितना पच गया का अर्थ है। यहाँ पे कार्य शब्द का तद्भव रूप है, यह भी व्याकरण से पूछा गया। और विचार में एक प्रत्यय लगाकर बनेगा, यह भी व्याकरण से आपसे प्रश्न पूछा गया। तो सबसे पहले हम लोग जो है कि इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है? आप लोग भी इसी तरीके से करिएगा। एक बार अच्छे तरीके से गद्यांश को एग्जाम में पढ़ लीजिएगा परीक्षा में। उसके बाद जो इस पे आधारित प्रश्न होंगे तब उसको प्रश्नों को आप करिएगा, बहुत ही आसानी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है? चलिए, मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैर के। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा है कातने कातने की गति का हिसाब लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखे जाएं, जो जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए, वगैर का उपयोग नहीं चाहिए। यानी डायरी में क्या लिखना चाहिए वहां पे चीजें बताई जा रही हैं। डायरी में वगैर शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है, वो कह रहे हैं, जो है गांधी जी कह रहे हैं जो है वगैर के लिए कोई स्थान उसमें नहीं है। यहाँ पे देखते हैं, जिसने जो पढ़ा है वह लिखा जाए, ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया है यह मालूम हो जाएगा। जो बातें हुई वो लिखी जाए,
मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विधा की पवित्रता को समझा। गांधी जी ने पुनः मनु से कहा, डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसी विधा है। हमें शुद्ध व सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटना को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों न हो। इससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होगी। तो ये जो है कि डायरी के बारे में था और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, देखता हूँ कितने लोग सही आंसर बता लेते हैं। चलिए सभी लोग आंसर बताएंगे, इसका क्या हो जाएगा। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे, प्लीज सभी लोग बताएं। मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी थी। मनु ने डायरी को काटने की गति का हिसाब लिखा था। उन्होंने डायरी में सही सही बातें लिखी थी। उन्होंने डायरी में वगैर शब्द का प्रयोग किया था। अभी आप पहले ही लाइन में पढ़ लिए होंगे, इसलिए मैं कहता हूँ कि अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप आंसर बता देंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा, सोच रहे होंगे डी, तो बिल्कुल सही, उन्होंने डायरी में वगैर शब्द का प्रयोग किया। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न और देखता हूँ इसका आंसर आप क्या बताते हैं। ये 53 नंबर का प्रश्न है। पूछा गया यहाँ पे कि गांधी जी ने खालिस्तान वगैर शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई? इस वाले शब्द पे जो है अपनी आपत्ति जो है गांधी जी ने क्यों जताई? यहाँ पे वगैर शब्द की आदि शब्द का प्रयोग सही है, यानी ये बात कही गई कि वगैर शब्द की जगह आदि शब्द का प्रयोग सही है। गांधी जी चाहते थे कि सही भाषा का प्रयोग हो। वगैर शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है। वे चाहते थे कि बातों को ज्यों का लिखा जाए। आप लोग बताएंगे कौन सा आंसर सही हो जाएगा? मन में सोच लिए होंगे, हाँ सर टेस्ट चल रहा है, बी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वगैर शब्द में ना जो कार्य और विचार की जो है ना स्पष्टता नहीं है। ठीक है, हाँ। यहाँ पे लीजिए आपके पास अगला प्रश्न और देखता हूँ इसका आंसर आप क्या बताते हैं। ये रहा आपके पास 54 नंबर का प्रश्न। प्रश्न हमारे पास है कि गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा है? डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा है? दोनों में समय लगता है, दोनों कार्य हमारे कर्तव्यों में शामिल है, दोनों कार्य रोज किए जाते हैं, दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। आप लोग बताएंगे क्या सही आंसर हो जाएगा? सोच लिए, हाँ सर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। दोनों में सच्चाई और क्या चाहिए? ईमानदारी चाहिए। ये आपका डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न और देखता हूं इसका आंसर आप लोग क्या बताते हैं। 55 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे गद्यांश पे पूछा गया प्रश्न है कि डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि। डायरी लिखना हमारे जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन, इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वयं का मूल्यांकन भी करता है। इसमें जो व्यक्ति है ना, वो स्वयं का विश्लेषण भी करता है, स्वयं का मूल्यांकन भी करता है। बी, इससे व्यक्ति पूरे दिन किए गए जमा खर्च का हिसाब किताब कर सकता है। सी, गांधी जी से इसे महत्वपूर्ण मानते हैं। डी, इससे व्यक्ति का समय अच्छा गुजर जाता है। आप लोगों को बताना है क्या सही आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इससे व्यक्ति का स्वयं का विश्लेषण भी करते हैं और मूल्यांकन भी करते हैं। डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण आपका है। यहाँ पे ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न और देखता हूं इसका कितने लोग सही आंसर बताते हैं। इसके बाद व्याकरण के 2-3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? हस्ताक्षर करते थे, क्योंकि यह नियम था। लोगों को उनकी गलती का एहसास कराते थे। डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और ये देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। हस्ताक्षर करते थे ताकि जांच का प्रमाण दिया जा सके। आप लोग बताएंगे गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर की क्या करते थे? आपको बताना है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डायरी पर हस्ताक्षर करते थे, यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस डायरेक्शन में दिशा में जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये रहा व्याकरण का अगला प्रश्न, देखता हूं इसका क्या आंसर आप बताते हैं। सही आंसर आप बता पाते हैं कि नहीं? समास का प्रश्न है। प्रश्न है कि प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न है यहाँ पे कि प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास? आप लोग बताएंगे इस समास में, यानी सॉरी प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। यहाँ पे अगर इसका सही आंसर आप सोच रहे हैं अव्ययी भाव समास, तो बिल्कुल सही है। यानी इसमें प्रति लगा है। क्या लगा है? प्रति लगा है। ठीक है, तो प्रति हो गया, बद हो गया, भर हो गया। अगर ये शब्द किसी मूल शब्द से पहले लगे हैं तो वो शब्द आपके कहलाते हैं अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये रहा आपके पास अगला प्रश्न। 58 नंबर का प्रश्न है। पूछा गया प्रश्न है कि पढ़ा हुआ कितना पच गया का अर्थ है। पढ़ा हुआ कितना पच गया का अर्थ है कितना सही उच्चारण के साथ पढ़ा, पढ़े हुए का कितना विश्लेषण किया, पढ़ा हुआ कितना समझ में आया, पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया। आप लोगों को सही आंसर बताना है क्या हो सकता है। देखिए, पढ़ा हुआ कितना पच गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? यानी कि पढ़ा हुआ कितना समझ में आया। ये इसका सही आंसर सोच रहे होंगे तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। लीजिए आपके पास टेस्ट का ये सेकंड लास्ट प्रश्न है, इसके बाद अंतिम प्रश्न है। 59 नंबर का प्रश्न है और ये प्रश्न है कि कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। कार्य का तद्भव पूछा गया है यहाँ पे। सेवा है,
कारज है, काज है या काम है? बता सकते हैं आप लोग हैं कि कार्य शब्द का तद्भव क्या होगा? हाँ सर, बिल्कुल सही। सी वाला आंसर अगर आप सोच रहे हैं तो सही। कार्य का जो तद्भव है रूप है वो काज हो जाएगा। ये अंतिम प्रश्न है टेस्ट का। विचार में इक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। विचार में जो इक प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? वैचारिक बनेगा, विचारिक बनेगा, विचौरिक बनेगा या वैचारिक बनेगा, आपको बताना है। अगर इसका सही आंसर आप ए सोच रहे हैं तो ना गलत है। इसका सही आंसर आपका डी सही है। आप कहेंगे सर क्यों? हम लोग भी तो वैचारिक बता रहे थे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे र पे छोटी ई है, यहाँ पे र पे बड़ी, ये भी वैचारिक लिखा है, ये भी वैचारिक लिखा है। यानी कि विचार में एक प्रत्यय लगा के वैचारिक तो बनेगा, लेकिन ये वाला सही है। ध्यान दीजिए, जल्दी से ये मत गलत कर दीजिएगा। कुछ चीजें होती है जल्दी में गलत हो जाती है, तो यहाँ पे डी वाला ये सही हो जाएगा। इन हिंदी के 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर हमारे इस चैनल से बिजनेस कोचिंग क्लासेस चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। डेली 9:30 बजे लाइव क्लास होती है सीडीपी और हिंदी के लिए, तो चाहे तो आप डेली लाइव क्लास से जुड़ करके टेस्ट भी दे सकते हैं। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। बाय बाय, नेक्स्ट मिलते हैं।